हे एवरीवन, कैसे हो आप? पहुंच चुके हैं फिल्म एम्पर के एपिसोड नंबर 283 पे। पिछला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग रहा था। अगर आपने अभी तक उसे देखा नहीं तो डेफिनेटली देख लेना। हम फटाक से इस एपिसोड की शुरुआत कर लेते हैं। वेल, अगर बात करिए घोस्ट वर्ल्ड की, जाके ज्यादातर जगहें ग्लूमी एटमोसफेयर से ढकी रहती थी। ये था घोस्ट वर्ल्ड की ईरी नेचर की वजह से, जो कि यहाँ पे जन्म लेने वाले जीवों के लिए एक आइडियल कल्टीवेशन की जगह बन जाती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी था, ये था सोलिटेड डोमेन। ये इलाका बाकी के डोमेन जैसा नहीं होता। सोलिटर के हेडक्वार्टर्स एकदम नीले आसमान के नीचे होते हैं, जहाँ धूप बड़े आराम से पहुंचती थी। बस सोलिटर डोमेन किसी सिटी के अंदर हम एक बहुत बड़े से मिस्टीरियस कैसल यानी कि किले को आसमान में टंगा हुआ देखते हैं। इसे ढक रखा होता है एक पावरफुल बैरियर ने, जिसकी इंटिमिडेटिंग फोर्स अच्छे एक्सपर्ट्स को डराने के लिए काफी होती है। ऐसे भी लोगों की इसकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं होती है। आखिरकार वो जानते थे कि इसके अंदर सोलिटर डोमेन के कई सुप्रीम बींग्स मौजूद हैं। आसमान में फ्लोट करने वाला एक बड़ा सा किला बहुत अजीब डिजाइन का होता है। ये दूर से किसी का जबड़ा लगता था, जिसके अंदर डेंजरस चीजें मौजूद हैं। इस कैसल की देखभाल के लिए गार्ड्स की कमी नहीं होती है। हमारा फोकस जाता है हाई अथॉरिटीज के ऊपर, जिन्हें सोलिटर डोमेन का कोर कहा जाएगा। ये नजारा बीच के सिल्वरी पैलेस का था, वो मैजेस्टिक हॉल जिसकी सीढ़ियां उस ह्यूज सिल्वरी थ्रोन की तरफ जाती थी। अब इसके ऊपर एक फिगर को देखा जा सकता है, जब वो अपनी कोमल उंगलियों से अपनी जुल्फों को अपनी आंखों के सामने से हटाती है। हमें फाइनली उसकी कैप्टिवेटिंग आंखें दिखाई देती हैं, जो बहुत थकान से भरी हुई दिख रही होती है। वो कहती है, मैं हाल ही में इतना अनईजी फील क्यों कर रही हूँ। ये कहते कहते उसकी बॉडी से एक हल्का सा ऑरा रिलीज होता है, जो चारों तरफ की रोशनी को हल्का सा डिम कर देता है। इस वोन के बाल एकदम काले होते हैं और चेहरा बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह। वो कुछ और देर तक सोचने के बाद गहरी साय करके बोलती है, मास्टर को गायब हुए कितना लंबा समय हो चुका है और अभी उनकी कोई खबर नहीं आई, और अब सोलिटर डोमेन की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। वो मेजर फैक्शन सिचुएशन को और भी खराब कर रहे हैं। इसी पल इस हॉल में एक आवाज गूंजती है। एक ब्लैक रोड से लिपटा हुआ व्यक्ति अपने डाक और के साथ यहाँ पे रोके बाव करके बोलता है, योर मैजेस्टी, कुछ ही समय पहले सीक्रेट पाथ का इस्तेमाल करके किसी ने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन यूज करी है। क्या हमें उसके एग्जिट को बदल देना चाहिए? उस औरत को और किसी चीज की परवाह नहीं होती है। हाउएवर, जब उसके कानों में दो शब्द सीक्रेट पाथ जाते हैं, वो आंखें हल्की सी ब्राइट हो गई थी। ये वही हाउनियर थी जिसके बारे में सोलिटर लॉर्ड ने भी बात करी होती है। हाउनियर बोलती है, इसे तुरंत ही बदलो। अगर इन्फेक्शंस का एक्सपर्ट है तो हमें परेशानियों का सामना करना होगा। वो खुफिया रास्ता सोलिटर लॉर्ड ने अपनी पीक कंडीशन में बनाया होता है। इसमें कई पावरफुल रिस्ट्रिक्शंस मौजूद होती है और इस सीक्रेट पाथ के बारे में जानने वाले बहुत रेयर लोग होते हैं। लेकिन इतने सालों से हो रही घुसपैठों की कोशिशों की वजह से उन 7 फैक्शंस को इसकी ओरिजिनल लोकेशन के बारे में मालूम पड़ गया था। वो ब्लैक रोड मैन नोट करता है, फिर एक पल के बाद उसकी रोब में से हमें एक काले रंग की मिस्टीरियस रून को उभरते हुए देखते हैं, जो उसके सामने की वर्ड में एंटर हुआ था। जैसे ही ब्लैक रून अपने प्रभाव को दिखाना शुरू करता है, उस खुफिया रास्ते का एग्जिट बदल जाता है। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जब क्रैक 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 की आवाजों के साथ इस हॉल में कई स्पेशल डिस्टॉर्शंस अपीयर होने लगती हैं। फाइनली स्ट्रैम्बल होते हुए वर्ड में से एक हैंडसम सा फिगर निकला था। इस फिगर को देख के हाउनियर तुरंत ही अपनी सीट से खड़ी हो जाती है। वो डिसबिलीफ से भरी आवाज में कहती है, घोस्ट सोल। शॉक तो भी ब्लैक रोड मैन भी होता है। वो आगे की तरफ पॉइंट करके बोलता है, तुम अभी जिंदा हो। वो नेदर सोल, जो कि आइसफायर आइलैंड से आजाद हो चुके होते हैं, वो कहते हैं, सब मेरे लॉर्ड की ब्लेसिंग की वजह से है। मैं फाइनली सर्वाइव कर पाया हूँ। ये सुनने को ब्लैक रोड मैन बोलते हैं, नेदर सोल, तुम क्या कहना चाहते हो? जब लॉर्ड ऑफ ली सोल और सोलिटर लॉर्ड के बीच में वॉर हुआ था, फिर अंत में आके सोलिटर लॉर्ड मिस्टीरियसली गायब हो जाते हैं। हालांकि चोटिल तो वो लॉर्ड ऑफ ली सोल भी हो चुका था, लेकिन वो तभी पूरे सोलिटर डोमेन को अनाइलेट करने की कोशिश करता है। अगर तब हाउनियर आगे आके अपनी फुल पावर के साथ रेस्ट नहीं करती तो सोलिटर डोमेन तबाह हो चुका होता। ऐसी बात नहीं थी कि लॉर्ड ऑफ ली सोल हाउनियर जैसे एक्सपर्ट को हरा नहीं सकता था, लेकिन अगर वो सच में पूरी तबाही चाहता तो बदले में उसकी कम से कम 70% स्ट्रेंथ भी तबाह हो जाती। यहाँ बात हो रही है उसकी पर्सनल स्ट्रेंथ और उसकी आर्मी की। हाउनियर हल्की आवाज में कहती है, घोस्ट सोल, उम्मीद करती हूँ जो हुआ उसकी वजह से तुम हमारे खिलाफ कोई द्वेष भावना नहीं रखोगे। वो सारे डिसीजंस मेरे थे। अगर तुम तब भी गुस्सा हो तो उसे मेरे ऊपर उतार सकते हो। ये सुन के नेदर सोल बोलती है, लॉर्ड हाउनियर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अगर मास्टर के डिसअपीयरेंस के बाद आप आगे नहीं आती तो हमारा डोमेन अब तक चला जा चुका होता। तभी वो ब्लैक रोड मैन पूछता है, तुमने कहा था कि तुम्हें मास्टर ने बचाया है? घोस्ट सोल नोट करके बोलते हैं, हाँ, उस लॉर्ड ली सोल के द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद हमारे कई पावरफुल मेंबर्स मारे गए। जो तभी हार नहीं मान रहे थे, उन्हें इवेंचुअली उस आइसफायर आइलैंड में सील कर दिया गया। लेकिन कुछ ही समय पहले की बात है जब मास्टर खुद अपीयर होके मुझे रेस्क्यू करते हैं। इस बार मैं हमारे लॉर्ड के रिवेंज के प्लानिंग के साथ लौटा हूँ। वो ब्लैक रोड मैन कोल्ड आवाज में कहता है, घोस्ट सोल,
तुम अभी मिसिंग हुए इतने साल हो चुके हैं, आखिर कौन जान सकता है कि तुम किसकी साइड में हो। वैसे भी लीस और डोमेन के ऊपर हमला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बदला तो ब्लैक रोड मैंने भी लेना चाहा था, लेकिन लीस और डोमेन की पावर्स अब बहुत टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच चुकी है। स्पेशली उनके लॉर्ड के गायब होने की वजह से रिटेलिएट करने का मतलब सीधा सुसाइड होगा। नेदरसोल काम आवाज में कहते मेरे लॉर्ड ने पहले ही सोचा था। ये बोलते उनका हाथ ऊपर उठता है। इमीडिएटली एक छोटा सा लाल रंग का रियून जो किसी सिनिस्टर सिंबल की तरह लग रहा था, उसने अपने आप को शो किया होता है। इस चीज को देख के उस ब्लैक रोड मैन की आंखें एकदम श्रिंक हो जाती हैं। वो पीछे हटते हुए बोलते इम्पॉसिबल, ये सोल ईटर टेलिस्मैन है। हाउनियर की नजरें भी टेलिस्मैन के ऊपर थी। वो फैमिलियर एनर्जी, अब कोई डाउट नहीं रह गया था। हाउनियर कहती है डेफिनेटली मास्टर का हो रहा है। फाइनली उसके चेहरे पे अपीयर होता है एक जेंटल सा एक्सप्रेशन और एक रिलीफ भरी स्माइल। अब उसकी आवाज भी काफी सॉफ्ट हो गई थी। वो बोलती नेदरसोल वेलकम, आज आराम करो, कल हम सेनेट को समन करेंगे। आखिरकार अब समय आ गया जब लीस और डोमेन अपने केक की कीमत चुका है। वो ब्लैक रोडमैन चिंता से भरी आवाज में बोलते योर मैजेस्टी, सेनेट की पागल बुड्ढे इतनी आसानी से मानने नहीं वाले। हमें अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करने में सालों लग गए हैं। अगर हम फिर से चोटिल हो जाते हैं तो वो एक ही पाया होता है। तभी अगले पल हाउनियर की बॉडी में से बूम 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 के साउंड के साथ टेरिफाइंग शॉक वेव फैलने लगती है। वो चिलिंग और इस पूरे सिल्वरी पैलेस को हिलाने लगा था। हाउनियर बोलती है डार्कनेस, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कैसी चिंता है, लेकिन मास्टर का टेलिस्मैन यहाँ पे है। अब जो भी गुस्ताखी करेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसे सेनेट भी बाहर नहीं है। वो ब्लैक रोडमैन और नेदरसोल दोनों ही बाव करते हैं। इस पर नेदरसोल को समझ में आ चुका था कि आखिर हाउनियर सोलिटर लॉर्ड की सबसे चेरिश्ड डिसाइपल क्यों है। उसकी वो डोमिनेंस और वो प्राइड, ये सच में एडमिरेशन के काबिल था। हाउनियर की पूरी मौजूदगी ही एक स्टेबिलिटी को महसूस करवा देते। वापस से अपने सिल्वर थ्रोन पे बैठते हुए वो एक अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी से भरी आवाज में कहती है मास्टर, आप मेरा बस इंतजार करो, इस बार नियर जरूर आपका बदला लेगी और आपको वापस लेके आएगी। कुछ इस तरीके से सोलिटर डोमेन एक बार फिर से वॉर की तैयारी करने लगता है। जब ये प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगी, समय आएगा लीस और डोमेन के ऊपर ऑल आउट असॉल्ट का। तब तक शायद जियान भी उन 4 ग्रेड कोर्स को ज्वाइन कर चुका होगा, जिसे वो सोलिटर लॉर्ड को रिकवर होने में हेल्प कर पाएगा। हम फोकस वापस से कंपटीशन के ऊपर करते हैं। जो टॉप 50 से टॉप 25 वाला एलिमिनेशन पीरियड था, ये 10 दिन तक चलता है। ऑफ कोर्स जियान तो पहली दोपहर में अपना मैच खत्म कर चुका होता है, इसलिए वो बचे हुए दिनों में अपने कमरे में आराम कर रहा था। उसका फोकस होता है अपने 2 स्टार दोशियान अर्ली स्टेज को फाइनली मिड स्टेज तक पहुंचाने का। उसकी दिल की सर्कुलेशन साइकिल काफी लंबे समय तक चलती रहती है, लेकिन अंत में जाके उसके चेहरे पे तब भी फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाई देती है। वो गुस्से बोलते हैं अभी एक सांस दूर, लगता है स्ट्रेंथ में जल्दबाजी नहीं करी जा सकती है। अच्छी बात है कि सुझाव देने के लिए यहाँ पे सोलिटर लॉर्ड मौजूद थे। वो जियान से कहते हैं तुम पहले से ही आइसफायर आइलैंड से उस वुड एट्रीब्यूट के स्क्रोल को ले चुके हो और अब तो तुमने म्यूशाओ से भी फाइट करके वुड एट्रीब्यूट की यूसेज को एक्सपीरियंस कर लिया है। क्यों ना अब तुम उस स्क्रोल को स्टडी करो, मुझे लगता है तुम्हें कम एफर्ट्स में ज्यादा फायदा हो सकता है। ये सुझाव सच में अच्छा था। जियान की आंखें चमकने लगती हैं। अगर सोलिटर लॉर्ड से याद न दिलाते तो वो शायद उस वुड एट्रीब्यूट के स्क्रोल को भूल ही जाता। तुरंत ही हैंड से इसको चेंज करते एक सोल पावर की वेव इस पूरे रूम को सील कर देती है। आखिरकार वो अपनी स्टोरिंग से स्क्रोल को बाहर निकालता है। उसकी नाक में वो वुडी सैंड जाती है। बिना हेजिटेशन के उसका सेकंड दो कोर एक्टिवेट हुआ था, जिससे वुड एट्रीब्यूट की दुगी का पतला सा थ्रेड उस जियान के हाथ के स्क्रोल के अंदर जाने लगता है, जिससे खुलते हैं स्क्रोल के राज। ये एक होली रैंक की स्किल थी। इसका नाम होता है मैजिक वुड डायग्राम। इससे घास फूस पेड़ पौधों को बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था, और जब इसे पूरी तरह से अनलीश किया जाता है तो ये पेड़ पौधों को मन मुताबिक ग्रो करवा के किसी भी तरीके से डिफेंड या अटैक करवा सकते थे। सोलिटर लॉर्ड कहते हैं इसका असली टेरर इसकी मोबिलिटी है। तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हो, फिर चाहे तुम हवा में क्यों न हो। खासकर अगर तुम्हारी चारों तरफ घना जंगल है तो ये टेक्निक सच में मॉन्स्टरस हो जाती है। ओके, यहाँ पे मैं चीजों को बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ। यू गाइस हैव टू मैनेज। जब जियान अपनी और भी दुगी को उस स्क्रोल के अंदर डालता है, फाइनली जियान की सोल को अंदर खींच लिया गया था, जहाँ एक बहुत बड़ा एंशिएंट फैंटम इस डायग्राम की पूरी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करता है। जियान की आंखों के सामने हजारों वाइन इरप्ट हो रही थी और वो जमीन पे पड़ी हुई सूखी पत्तियां पेने ब्लेड्स की तरह हवा की धज्जियां उड़ा देती हैं। उस फैंटम के हाथ का एक इशारा हवा में बड़े बड़े निशान छोड़ता था। जियान इस फैंटम को पूरे ध्यान से देखता है। हर एक हैंड सील उसके दिमाग में सेव हो रही थी। अंत में जाके हम उसे क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठते हुए देखते हैं। फिर उसके हाथ एक एक हैंड प्रिंट को फॉर्म करने लगे थे। वो खुद से बोलता है जैसे मैं इसे मास्टर करूंगा मेरे दुश्मनों को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि वो मेरे जाल में कब फंस गए हैं। ऑफ कोर्स इस प्रक्रिया के दौरान जियान को काफी समय लगा था। अच्छी बात होती है कि अगर बाहरी दुनिया से कंपेयर किया जाए तो स्क्रोल के अंदर के स्पेस का टाइम बहुत स्लो बहता है। 1 महीना कैसे निकल गया था मालूम भी नहीं पड़ता। ड्यूरिंग दिस टाइम यूरन और ल्यूचिंग जियान
जियान के रेजिडेंट में अक्सर आया करती थी। ये बात क्लियर थी कि इन्हें कुछ डिस्कस करना था, लेकिन जब वो कोर्टयार्ड से उस टेरिफाइंग ऑरे को सेंस करती हैं, वो समझ जाती हैं कि जियान क्लोज डोर कल्टीवेशन में और उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए वो फिर से वापस लौट जाती है। सीन था यू रनर के कमरे का। यूवे जो कि अपने हाथों से अपने गालों को सपोर्ट कर रही थी, वो पूछती, सिस्टर क्या आपको सच में लगता है कि बिग ब्रदर जियान कंपटीशन के टॉप 3 में पहुंच पाएंगे? थंडर रियल में आने के बाद यू रनर यूवे के ऊपर कड़ी नजरें रख रही थी, इसलिए ज्यादातर समय यूवे को अपने रूम के अंदर ही रहना पड़ता है। और उसका कारण यू रनर ने यूवे को एक ऐसी मार्शल 2 टेक्निक और बैटल स्किल का सेट दिया था जिससे वो और भी पावरफुल हो सके। यू रनर को सोच के अपने सिर को हिला के बोलती है उसके चांसेस काफी हाई हैं, लेकिन इस बार टॉप 25 का कंपटीशन काफी टफ हो चुका है। ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, टॉप 10 में जाने का तो मेरे पास भी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सुन के यूवे कहती है, नहीं सिस्टर आप तो ऑलरेडी इतनी पावरफुल हो। जब ये दोनों बहनें बात कर रही थी तभी पवेलियन के बाहर 2 और लोग अपीयर होते हैं। ये दुकीफे और ल्यूचिंग थे। दुकीफे बोलती क्या कोइंसिडेंस है, हमें मालूम पड़ता है कि जगह एक्चुअली में जियान का कोर्टयार्ड था। यूवे क्यूरियस आवाज में पूछती है, यहाँ पे आप भी बिग ब्रदर जियान को देखने आई हो क्यों? हालांकि वो ल्यूचिंग और दुकीफे से ज्यादा फैमिलियर नहीं थी, लेकिन वो तब भी कह सकती है कि उसकी सिस्टर इन दोनों को सही से जानती है। यू रनर यूवे के कंधे को थपथपाती हुई बोलती है, वे यू जाओ अब तुम वापस जा सकती हो। आज का कंपटीशन टॉप 25 में होने वाला है, इसलिए हाल फिलहाल तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तुम सेकंड स्टेज के लिए अच्छे से तैयारी करो। यूवे नॉड करके जाने के लिए मुड़ जाती है। अब जियान के रेजिडेंट के बाहर बस ये 3 लड़कियां रह गई थी। इनके बीच में बातों का सिलसिला शुरू ही होता है। इसी पर सुनाई देती है क्रीक की आवाज। अंदर से जियान हंस के बाहर आता है। वो कहता है, मैं बस आप सबको ढूंढने जा रहा था। दुकीफे भी हंस के बोलती है, तो तुम फाइनली सिक्लूजन से बाहर आ गए। अगर तुम थोड़ा और समय लगा लेते तो टॉप 25 के कंपटीशन में तुम्हारी अपसाइड लिख जाती। जियान हेल्पलेस स्माइल के साथ अपने सिर को हिला के बोलता है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। पिछले बैटल में मुझे कुछ इनसाइट्स मिली थी, इसलिए मैं इसे 1 महीने का इस्तेमाल करके उस अनुभव से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो चलो चलते हैं। ये ग्रुप सीधा टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में जाता है। गूंजती है एक क्रैश की आवाज। चारों के चारों को टेलीपोर्ट कर दिया गया था। जैसे जियान 3 खूबसूरत हसीनाओं के साथ उस बैटल ग्राउंड अरीना में अपीयर होता है, लोगों की जेलसी और रिजेंटमेंट से भरी आंखें सीधा उससे अपना निशाना बनाती हैं। गूंजने लगी थी अलग अलग तरीके की आवाजें। एक बंदा हम्प करके बोलता है, ये कौन है? लगता है ये अंधा ही होगा, शायद जानता नहीं कि मिसचीफ है हमारे यंग मास्टर के द्वारा चुनी हुई है। उनके पास जाना क्या इसे मौत का भय नहीं है? इन सभी हिंसक बातों को सुनकर जियान 3 लड़कियों की तरफ पीछे मुड़ के हल्का सा ग्लैंस करता है कि वो इनकी यूनिक चार्म को भी नोटिस करता है, लेकिन यार लोगों की भी हद होती है। क्या सच में उसके बारे में ऐसी बात करनी जरूरी है? तभी लगता है दुकीफे को अचानक से क्राउड के बीच में कुछ जाने पहचाने चेहरे नोटिस हो गए थे। ये फेंगुआ वैली का फेंगयू और 6 होली सेक्ट की जिली थी। वो जियान के कान में झुके हल्की से आवाज में कुछ फुसफुसाने लगती है। जियान फिर उस दिशा में देखता है जहाँ पे दुकीफे पॉइंट करने की कोशिश कर रही थी। उसकी भौहें उठ जाती है। अभी वहाँ पे एक लंबा सा व्यक्ति खड़ा होता है जिसका ऑरा काफी वॉलेंट था। इसने पहन रखी थी मिलिट्री यूनिफॉर्म और इसके चेहरे पे क्रिस क्रॉस वाले स्कार्स होते हैं। साफ तौर पे इसकी जिंदगी बिल्कुल लाइफ और डेथ बैटल्स के बीच में गुजरी है। जियान की नजरें अपनी पर फोकस होती हुई महसूस करके वो बंदा भी आगे कदम बढ़ाता है। जब वो नोटिस करता है दुकीफे को जियान के बगल में खड़े होते हुए, ऐसा लगता है वैसे कुछ नहीं था। और जियान की तरफ हाथ आगे बढ़ा के बोलता है, ग्रीटिंग्स, मैं मर्सनरी यूनियन से म्यूगे हूँ। अब जियान को भी अच्छे से पता होता है कि सिचुएशन से डील कैसे करना है। वो भी काम आवाज में कहता है, जियान। उसका हाथ आगे बढ़ गया था। जिस मोमेंट पे दोनों के बीच में संपर्क होता है, वुश के साउंड के साथ एक फियर्स विंड चारों तरफ फैलती है। इस हवा ने दोनों को बीच में सेंटर बना लिया था। ऐसा लग रहा था दोनों की औरे चुपचाप से एक दूसरे से क्लैश कर रहे हो। हम तुरंत ही म्यूगे के चेहरे पे शॉक्ड एक्सप्रेशन को अपीयर होते हुए देखते हैं। वो मनी मन में कहता है, डैम, इस लड़की की स्ट्रेंथ सिंपल नहीं है। वो खुद 2 स्टार 2 शहर के पीक पे पहुंच चुका था और उसे सिल्ली सिटी की यंगर जनरेशन में स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट माना जाता था। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जियान, जिसकी कल्टीवेशन उससे इतनी पीछे है, वो ऐसे डीप और अनफेथमेबल ऑरे को रखता है। जियान भी मनी मन में कहता है, ऐसे टेरिफाइंग पावर। ऑफ कोर्स वो अपने कदम को पीछे नहीं लेता, बल्कि वो बराबरी का सामना करता है। लगता है इन दोनों की कन्फ्रंटेशन की वजह से दुकीफे थोड़ी सी अनॉय हो गई थी। वो मुंह फुला के बोलती है, चलो। फाइनली म्यूगे अपने हाथ को वापस लेके अपनी खोपड़ी खुजाते हुए बोलता है, फेयर, हमें मिले काफी समय हो गया है। दुकीफे कोल्ड आवाज में हम्प करके बोलती है, कंपटीशन शुरू होने वाला है, तुम्हें अपने मैच पे ध्यान देना चाहिए। ये बात सच थी कि म्यूगे मर्सनरी यूनियन का सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल था। अपने इमेंस टैलेंट और स्टैंड की वजह से वो थंडर वैली से दुकीफे का हाथ मांगने के लिए कई बार आता है, लेकिन थंडर वैली मास्टर ने कभी स्वीकार नहीं किया। तभी म्यूगे की इच्छा मरी नहीं है और उसकी वजह से दुकीफे काफी
अनॉय फील करती है। जब इनके बीच में कॉम्प्लिकेटेड चीजें चल रही होती है, सुनाई देती है काम लेकिन डीप आवाज। ये डू और टियानफेंग थे। वो कहते हैं लगता है सब पहले ही आ चुके हैं। आज से शुरुआत होगी टॉप 25 से टॉप 12 रैंकिंग की। कोई बोलता है टॉप 12, लेकिन क्या यहाँ पे 25 लोग नहीं है? डू टियानफेंग सिचुएशन को थोड़ा क्लियर करते हुए बोलते हैं टोटल 12 मैचअप्स है। इन 25 में जो एक बचा रह जाएगा उसे ऑटोमेटिकली पीछे हटना होगा। यहाँ इकट्ठे होने वाले सब पार्टिसिपेंट्स काफी पावरफुल है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज हमें एक अलग स्तर की स्ट्रेंथ और स्किल देखने को मिलेगी। चलो फिर से इस्तेमाल करते हैं लॉर्ड्स को ड्रॉ करने वाले सिस्टम को, जिससे मैचेस डिसाइड किए जा सके। ये कहते हैं उनके इशारे पे नीचे से एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म उठता है जिस पर रखा हुआ था एक वुडन बॉक्स। ये देखिए यूरेनन और जियान एक दूसरे से नोट करते हैं, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। यूरेनन ने जिस टोकन को बाहर निकाला था उस पर लिखा होता है ब्लू नंबर 1। फिर दुखी फिर जियान की तरफ देख के बोलती है जियान तुम्हें क्या मिला? अपने हाथ की पर्ची को फ्लिप करते हुए वो असहायता से भरी आवाज में कहता है मुझे एक बाय मिला है, मतलब टाटा बाय बाय वाला बाय। उसके इन शब्दों ने तीनों लड़कियों को स्टन कर दिया था। इनके माथे पे काली काली लाइंस दिखाई देने लगती है। किसी ने सोचा नहीं था कि जियान जो कितना टेरिफाइंग है उसे एक्चुअली में बाय मिलेगा। तभी डू टियानफेंग की आवाज फिर से गूंजती है। वो कहते हैं ब्लू नंबर 1 अरीना में आओ। फिर उसके अपोनेंट को भी बुलाया जाता है। यूरेनन एक गहरी सांस लेने के बाद जियान से स्माइल करके बोलती ठीक है मैं पहले जाती हूँ। फिर वो चुपचाप से कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज में चली गई थी। एक हल्की सी पॉप की साउंड सुनाई देती है। हम उसे लाइट बैरियर के अंदर जाकर डिसअपीयर होते हुए देखते हैं। तभी क्राउड में खड़ा वो म्यूके अपनी आंखें नैरो करके बोलते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी अपोनेंट ये होगी। वो भी उन पहाड़ों के बीच में चला जाता है, लेकिन इस म्यूके को देख के जियान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो डैमेज करके बोलता है रन रन इस बंदे का मैच नहीं है। जियान हमेशा से चाहता था कि यू रन रन इस कॉम्पिटिशन में ऊपर तक जाए, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसे ऐसी चोट खानी पड़ेगी। बिना हेजिटेशन के अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके सीधा एक सोल मैसेज को यू रन रन तक पहुंचाता है। उस सोल ट्रांसमिशन में जियान कहता है सुनो अगर तुम हारने वाली है तो सीधी हार मान लेना, ये बंदा बहुत डेंजरस है। म्यूके जो कि माउंटेन रेंज के आसमान में फ्लोट कर रहा था वो भी जियान के ट्रांसमिशन को नोटिस करता है। वो कहता है ओह सोल ट्रांसमिशन, इस बैरियर के अंदर भी सोल मैसेज को पहुंचा पाना इस लड़के की सोल स्ट्रेंथ काफी इंप्रेसिव है। वहीं पे जब जियान का मैसेज मिलता है यू रनन को, वो फोकस करती है म्यूके के ऊपर। रनन हम करके बोलती है भले स्ट्रॉन्ग हो लेकिन अभी कौन जीतेगा और हारेगा ये डिसाइड नहीं हुआ है। हालांकि वो जानती थी कि म्यूके उसे काफी पावरफुल होगा, लेकिन चुनौती के सामने वो भी पीछे नहीं हटना चाहती थी। अगर वो हार भी जाती है तब भी वो जियान को कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देना चाहती थी। इस लड़की को पहाड़ की तरह एक जगह पे खड़े होते हुए देख उस म्यूके की आईब्रोज ट्विच होती है। वो कहता है हार मान लो, मैं अपनी बैटल्स में मेल और फीमेल में कोई फर्क नहीं करता हूँ। जैसे ही फाइट शुरू होगी तो मैं गहरी चोटें आ सकती हैं और क्योंकि तुम चीफे के साथ आई हो इसलिए मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। जवाब में यूरेनन कोल्ड साउंड के साथ बोलती है किसने कहा कि औरतें आदमियों से कमजोर होती हैं। ठीक है बहुत हो गया, ये लो। अटैक का नाम था विंड सोल स्टॉर्म। उसके चारों तरफ गूंजने लगती हैं वुश 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 की आवाजें। एक फिरोशियस अटैक बढ़ गया था म्यूगे की तरफ। इस लड़की की हिम्मत को देख के सरप्राइज तो मूगे भी हो गया था। दोनों के बीच में स्ट्रेंथ गैप काफी बड़ा है, लेकिन तब भी लड़की बिना डरे उसके ऊपर पहले हमला कर रही है। यूरेनन जानती थी कि म्यूगे का थंडर वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 का टाइटल ये ऐसे ही सामने नहीं आया, इसलिए वो अपनी पावर को भी होल्ड बैक नहीं कर सकती थी। वो हरिकेन जिसके चारों तरफ का स्पेस बार बार क्रैक हो रहा था, ऐसा लगता है वो आसमान से भी अपनी स्ट्रेंथ को खींच रहा हो। हाउएवर ये देख के म्यूगे स्माइल के साथ बोलता है ये काफी पावरफुल अटैक है। बाहर स्पेक्टेटर्स में फेंगुआ वैली का फेंगयू एक सीरियस टोन में बोलता है लगता है म्यूगे की स्ट्रेंथ पहले से और भी टेरिफाइंग हो चुकी है। वो जब भी म्यूगे को देख रहा था उसे एक अजीब सा प्रेशर फील होता है। उसके हिसाब से यूरेनन जो कि बस 2 स्टार 2 शान के पीक पे है, उसके जीतने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। अभी भौएं तो ल्यूजन की भी सिक उड़ जाती है। वो कहती तो म्यूगे हमला क्यों नहीं कर रहा, क्या वो इतना केयरलेस है? डुकीफे की वो स्पार्कल होती हुई बड़ी बड़ी आंखें अभी काफी सॉल्व एक्सप्रेशन से भर चुकी होती है। वो कहती है ऐसा नहीं होगा, मैंने जब जब म्यूगे से फाइट करी है अक्सर मुझे ही सरप्राइज किया गया है। वो सिर्फ टैलेंटेड नहीं है बल्कि उसने मर्सनरी यूनियन के कई डेंजरस मिशंस को भी पूरा किया है। वो एक ट्रू पावर हाउस है। इस मोमेंट में जान भी समझ जाता है कि यूरेनन करना क्या चाहती है। वो खुद से कहता है हालांकि हारेगी लेकिन लगता है मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश कर रही है। वो हरिकेन एक ही पल में अपीयर हुई थी म्यूगे के सामने, लेकिन इस डिस्ट्रक्टिव अटैक को फेस करते हुए भी म्यूगे बस अपनी एक उंगली को हवा में टैप करता है। अचानक से बैटल अरीना में कई क्लंच 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 की आवाजें गूंजती है। वो तूफान जो कि बहुत तेजी से घूम रहा था एकदम बर्फ में जम जाता है। फिर बैंक के साउंड के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया था। अपने अटैक को इतनी आसानी से न्यूट्रलाइज होते हुए देख यूरेनन पीछे कदम लेके बोलती आइस एट्रीब्यूट जो कि वाटर एट्रीब्यूट जैसा होता है, लेकिन इसकी कंट्रोलिंग एबिलिटी बहुत शानदार होती है। खासकर आइस और फायर के बीच की राइवलरी
हिस्ट्री ये एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। ऐसा ही कुछ था पानी के बारे में भी। हालांकि आइस एंड वाटर फायर को सप्रेस कर सकते थे, लेकिन अगर फ्लेम स्ट्रॉन्ग है तो ये आइस को भी वेपराइज कर सकती है। जब फेंग यू देखता है यूरेनन के फिगर को, वो कहते हैं भागने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगा। वो अपने हाथ को आगे बढ़ा के बोलता है फ्रीज। उसके शब्द लाते एक ठंडी हवा को। ये इंटेंस कोल्ड उसके बिल्कुल नियंत्रण में थी। फाइनली सबकी नजरों के सामने स्पेस भी जमना शुरू कर देता है। उस इमेंस प्रेशर को फील करते हुए यूरेनन कहती है वॉल ऑफ विंड। जमता हुआ स्पेस जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, इसके बीच में साए साए की आवाजों के साथ हवा आ जाती है। लेकिन तभी म्यूगे की बॉडी में से एक मिल्की व्हाइट एनर्जी इरप्ट हुई थी, जो कि एक्सट्रीम चिल को रखती थी। उसके पैरों के नीचे से गूंजती हिस की साउंड, और वो आगे बढ़ गया था। जब अपने दोनों हाथों को सामने मिलाता है, उसके वो इमेंस आइसी पावर म्यूगे के सामने कंडेंस होकर एक बहुत बड़ी सोर्ड को बनाती है। हालांकि इस जायंट सोर्ड का कोई ऑरा नहीं होता है, लेकिन जिस पर अपियर होती है जियान को भी एक चिल फील हुई थी। वो चिल्ला के बोलते रनन बहुत हो गया। जब यूरेनन के कान में शब्द जाते हैं जो कि अपनी और भी पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करने वाली थी, तुरंत उसके एक्सप्रेशन शिफ्ट हुए थे और फाइनली अपने सर को हिला के बोलती है मैं हार मानती हूँ। जैसे इंस्टेंट में ये शब्द उसके मुंह से बाहर आते हैं, तुरंत डू टियानफेंग का फिगर माउंटेन रेंज में अपियर हो जाता है। उनकी बॉडी से रिलीज होने वाली वो हल्की सी रिपल म्यूगे के ऑरे को तुरंत ही डिस्पर्स कर देती है। वो अनाउंस करते हैं यूरेनन ने हार मान ली है, विजेता है म्यूगे। जिस मोमेंट में रैनरन अरीना से बाहर आई थी, तुरंत ही उसका ऑरा अनस्टेबल और उसके घुटने जवाब दे देते हैं। हम उसके शरीर को कांपते हुए देखते हैं। तभी जियान उसके बगल में अपियर हुआ था। उसे सपोर्ट करते हुए पूछता है क्या तुम ठीक हो। अभी यूरेनन का एक्सप्रेशन डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ था। वो कहती है सॉरी, मैं उसकी जरा सीक्रेट्स नहीं निकाल पाई। जियान उसे दिलासा देते हुए बोलता है चिंता मत करो, उसे मैं खुद डिफीट करूंगा। उसकी आंखें डिटर्मिनेशन से फ्लैश हो रही थी। लिu चिंग और रैनरन को आराम करने के लिए लेके जाओ, मैं आगे के मैचेस को देखना चाहता हूँ। जियान के चेहरे पे हल्के से गुस्सा को महसूस करके दुकीफे म्यूगे को घूर के बोलती है बैस्टर्ड। जब म्यूगे अरीना से वापस लौटा था, एक फिगर उसके पास आके बोलता है ब्रदर म्यूगे ये बैटल सच में बहुत अच्छी रही। ये बोलने वाला होता है कि लेट से 2 स्टार दोशन लेवल का एक्सपर्ट। ऐसी स्ट्रेंथ होने के बाद भी ये बेसिकली एकदम चापलूस होता है। म्यूगे भी हल्की आवाज में कहता है तुम्हारा अपोनेंट भी कमजोर नहीं था। ऑफ कोर्स म्यूगे भी जानता था कि ये बंदा अपने दिमाग में सोच क्या रहा है, इसलिए वो भी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस बंदे का नाम था हुआंग यू और ये थंडर सिटी में थोड़ी सी पावरफुल फैमिली का डिसाइपल था। इसकी उम्र वैसे काफी ज्यादा होती है, लेकिन ईमानदारी से ट्रेन न करने की वजह से वो अभी स्ट्रेंथ के मामले में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। ये बस हर दिन 8 मेजर फैमिली के डिसाइपल्स को मक्खन लगाता हुआ दिखाई दे जाएगा, जिससे उसकी फैमिली की पोजीशन थोड़ी सी और ऊपर हो सके। म्यूगे की नजरें जाती हैं दुकीफे के ऊपर। वो खुद से बोलता है चीफे देखो मैंने भी तुम्हारा मान रखा है, क्योंकि अगर उस लड़की की जगह पे और कोई अपोनेंट होता तो जिस वर्ड में मेरी आइस एट्रीब्यूट की पावर अपेयर होती वो जम के कॉर्स बन चुका होता। अरे मूगे दुकीफे को वो चाहे कितने भी डोरे डालने की कोशिश कर रहा हूँ, दुकीफे उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। उसकी नजरें होती हैं ऑनगोइंग बैटल्स पे, लेकिन जो चीज म्यूगे को परेशान करती है वो दुकीफे के बगल में खड़े बंदे का किलिंग इंटेंट था। ऑफ कोर्स और कोई नहीं बल्कि जियान होता है। म्यूगे बोलता है इस बंदे की स्ट्रेंथ बस अर्ली 2 स्टार दोशियान की है, लेकिन वो जियान की बॉडी में से जो हल्के से दबे हुए किलिंग इंटेंट को फील कर पाता है, ऐसा और बस वही पोजेस कर सकता है जिसने सच में लाइफ और डेथ सिचुएशंस का सामना किया हो। वो कहता है अगर मेरा सच में अगले मैच में इससे सामना होता है तो ये मेरा वर्दी अपोनेंट हो सकता है। क्या नेक्स्ट मैच होता है उस बंदे हुआंग यू का, जिसे वो जैसे से जीत हासिल करता है। क्या हम कहते हैं फास्ट फॉरवर्ड, ये 1 महीने बाद का सीन था। इस 1 महीने के समय में एक से एक थ्रिलिंग बैटल्स हुई होती है। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले बस थंडर सिटी की 8 मेजर फैमिलीज के लोग नहीं थे, बल्कि एल्केमिस्ट एसोसिएशन भी पार्टिसिपेट करता है। इसी अरीना के आसमान का था। डुआन टियानफेंग अनाउंस करते 1 महीने की बैटल्स के बाद अब फर्स्ट स्टेज के टॉप 12 डिसाइड हो चुके हैं। नहीं स्ट्रिक्टली बोला जाए तो ये टोटल 13 लोग हैं। समय आ गया फिर से 3 दिन के आराम का। हम अगली स्टेज को तब शुरू करेंगे। उन मैचेस में टॉप 9 डायरेक्टली एडवांस करने वाले हैं। फिर आगे के मैचेस टॉप 6 और टॉप 3 के लिए होंगे। वो फेंगवा वैली का फेंग यू कंफ्यूजन से भरी आवाज में बोलता है और टॉप 3 तो 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन के लिए चाहिए राइट, लेकिन फिर टॉप 6 की क्या जरूरत है। डू टियानफेंग एक्सप्लेन करते हैं वेल 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन के लिए 9 लोग क्वालिफाई करेंगे, लेकिन रिवॉर्ड्स को रिसीव करने वाले बस टॉप 3 होंगे। ये सुन के लोग एक दूसरे की नजरों में देखते हैं। तभी डुआन टियानफेंग तेज आवाज में डिक्लेयर करते हैं फर्स्ट स्टेज का फाइनल रिवॉर्ड कंफर्म हो चुका है। पहले पायदान पे आने वाले को मिलेगा थॉर स्क्रोल और सेकंड स्टेज पे आने वाले को एक हाई ग्रेड वेपन्स और प्रोटेक्टिव गियर का सेट मिलेगा। थर्ड प्लेस हासिल कर पाएगा एक इमोर्टल ग्रेड के आर्टिफैक्ट को, जिसे खुद वैली मास्टर ने रिफाइन किया है। ऑफ कोर्स जो लोग टॉप 3 के लिए पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते वो टॉप 9 में एंटर होने के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब वो लोग टॉप 9 में तो बने रहेंगे, लेकिन उन्हें टॉप 3 के लिए फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा। जब
जियान के शरीर के अंदर सोलिटर लॉर्ड थॉर स्क्रोल के बारे में सुनते हैं। वो जियान से कहते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थंडर वैली के पास ऐसा ट्रेजर भी मौजूद होगा। लगता है वो थंडर वैली मास्टर अब काफी कैपेबल हो चुका है। जियान पूछते हैं मास्टर ये थॉर स्क्रोल क्या भला है? सोलिटर लॉर्ड काम आवाज में बताते हैं वेल डिटेल्स के बारे में बात करना थोड़ा सा पेचीदा होगा, लेकिन आसान शब्दों में एक ऐसा स्क्रोल होता है जो एक बार एक इनक्रेडिबली पोटेंट अटैक को कर सकता है। इसके अंदर मौजूद होने वाली पावर सीधा एक 5 स्टार दोशान का सामना कर पाएगी। ये वर्ड्स जियान के दिल को झकझोर कर रख देते हैं। वो कहता है क्या? तो अगर मैं अपनी तीनों होली फ्लेम्स को फ्यूज करता हूँ मैं तब भी स्क्रोल की पावर का सामना नहीं कर पाऊंगा, राइट? सोलिटर लॉर्ड रिप्लाई करते हैं हाँ ये मुश्किल है। और स्क्रोल के अंदर वो मिस्टीरियस रेस्ट्रिक्शन टेक्निक होती है जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स की पावर को कमजोर कर देती है, इसलिए ज्यादातर अटैक्स से नुकसान नहीं पहुंचा पाते। ऑफ कोर्स तुम्हारी 3 होली फ्लेम्स का फ्यूजन ये नॉर्मल 2 स्किल्स के बियॉन्ड जा चुका है, इसलिए भले वो थॉर स्क्रोल तुम्हारी पावर को थोड़ा सा कम कर पाए वो उसे पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है अगर कोई थॉर स्क्रोल को डिफेंसिवली यूज करता है तो हालांकि वो तुम्हारे फ्यूजन अटैक की काफी फोर्स को रिड्यूस कर देगा, जिससे वो 3 होली फ्लेम फ्यूजन उसकी जान नहीं ले पाएगा, लेकिन तब भी वो सीरियसली इंजर्ड होगा। आखिरकार होली फ्लेम का एक छोटा सा ट्रेस भी अच्छे अच्छों के लिए घातक साबित हो सकता है। जियान सीरियसली नोट करके बोलता है अगर ऐसी बात है तो मुझे स्क्रोल को हासिल करना ही होगा। वो जानता था कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के टॉप जीनियस पहले ही 2 स्टार दोशान के पीक पे पहुंच चुके हैं, यानी कि 3 स्टार दोशान से जस्ट थोड़ा सा पीछे थे। इसका साफ मतलब ये है कि इस 4 कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन में 3 स्टार दोशान लेवल के एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, और तब वो थॉर स्क्रोल जियान का एक ट्रम्प कार्ड बनेगा। अपनी मास्टर की सोल ओरिजिन को रिकवर करने के लिए उसे वो कॉम्पिटिशन जीतना ही था। वही भी जब डुआन टियानफेंग की आवाज को दुखी पे सुनती है वो फ्रस्ट्रेटेड एक्सप्रेशन के साथ बोलती है एक्चुअली मैं थॉर स्क्रोल है, पिताजी इतने ज्यादा दानी क्यों बन रहे हैं? वो जानती थी कि थॉर स्क्रोल थंडर वैली का एक मास्टरपीस है। उसके फादर जो कि थंडर वैली मास्टर हैं वो ऑलमोस्ट पीक लेवल की लाइटनिंग एट्रीब्यूट पावर को रखते हैं। फिर एक समय पर उन्हें एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिली जिससे वो स्क्रोल को बना पाए, लेकिन इस चीज को कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स और टाइम लगता है। थंडर वैली की हजारों सालों की हिस्ट्री के बाद भी अब तक थंडर वैली में ऐसे 5 स्क्रोल्स ही मौजूद हैं और उनमें से एक रिवॉर्ड के तौर पर यूज किया जा रहा है। आखिर इन लोगों के दिल में डिजायर क्यों नहीं जगाता? इन रिवॉर्ड्स के बारे में सुनकर कमोशन तो चारों तरफ भी मचा हुआ था। लोग कहते हैं एक थॉर स्क्रोल वो जुबिलरी थंडर वैली सच में इम्प्रेसिव है। हालांकि ये बस एक सिंगल यूज आइटम है, लेकिन तब भी इसकी वैल्यू होली रैंक की टेक्निक्स के भी ऊपर मानी जाएगी। चारों तरफ फैलने वाली एक्साइटमेंट की वजह से डुआन टियानफेंग के चेहरे पे भी स्माइल आ चुकी होती है। वो अनाउंस करते हैं इसके साथ खत्म होता है टॉप 25 का कंपटीशन। 3 दिनों में 13 कंटेंडर्स टॉप 9 को डिसाइड करेंगे। फिर बारी आएगी टॉप 6 और टॉप 3 की। ठीक है, अब आप सभी आराम करने जा सकते हो। भीड़ अपने अपने रास्ते जाने लगी थी, लेकिन ग्रैंड कंपटीशन के ऐसे ग्रैंड प्राइज को सुन के बचे हुए कंटेस्टेंट्स के दिलों में एकदम आग लग चुकी थी। बिना किसी डाउट के नेक्स्ट राउंड और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। ऑफ कोर्स ये तो हम भी चाहेंगे। चलो हम इस एपिसोड को यहीं पे विराम देते हैं। आखिरकार आराम तो तुम्हारे भाई को भी करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से आप मेरी आवाज को नोटिस कर रहे होगे। एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, स्टिल हमने कोई भी दिन स्किप नहीं किया है। ऑनेस्टली मैं अपने बारे में बिल्कुल कह सकता हूँ कि थ्रू आउट द यूट्यूब आपको शायद हेल गार्डन जितना कंसिस्टेंट कोई और चैनल नहीं मिलेगा, स्पेशली जब इसे बस तुम्हारा भाई मैनेज कर रहा हो। क्योंकि चाहे संडे और सैटरडेज हो या फिर बड़े बड़े त्योहार, हम बिल्कुल गैप नहीं लेते हैं। चलो तारीफें तो बहुत हो गई। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें मालूम पड़ेगा कि कौन अनलकी होने वाला है, और आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बस बताना तो आपको कमेंट्स में कि आप सबको एक्सप्लेनेशन लगी कैसे है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को आज ही देखना चाहते हो तो चैनल की मेंबरशिप्स ओपन है, डेफिनेटली उसका पार्ट बन के कल के एपिसोड को आज शाम को देखा जा सकता है, और ऐसा हर शाम को होता है। वहीं पे जो लोग हमेशा 2 से 3 एपिसोड सबसे आगे रहना चाहते हैं अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्परर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। अब सीधा ज्वाइन बटन को टैप करके सारे प्लान्स को चेक कर पाओगे और देख पाओगे कौन से लेवल पे कौन से वीडियोस अवेलेबल हैं। ये ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। सो या चेकआउट जरूर करना। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहता हूँ।